नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं प्रगति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्रगति एकेडमी जैसा कि इस समय आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी पेट के संदर्भ में जो आपका जो सिलेबस है उसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कवर करा रही है। अभी तक आपके सिलेबस का खंड 5 भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के संबंध में हम लोगों ने देखा। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और संसदीय प्रणाली, इन टॉपिकों को एक वीडियो के माध्यम से, 2 वीडियो के माध्यम से कवर करा लिया। जो बालक बालिका इस सेक्शन को कवर करना चाहते हैं वो हमारे पुराने वीडियोस प्रगति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको कवर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वही भाग आपके सिलेबस का खंड 5 भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध। 2 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और केंद्र राज्य संबंध के लिए अगला वीडियो आपके सामने आएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम क्या है। फेडरल सिस्टम क्या है? तो संघ या संघीय शब्द का अंग्रेजी जो मतलब होता है वो फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म, और इस फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से हुई है। और इस फोइडस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। इस फोइडस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। ध्यान देने वाली बात यह है कि संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली की जो शुरुआत है वो सबसे पहले अमेरिका ने की। अमेरिका में संघीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। क्या है संघीय प्रणाली? क्या है संघीय प्रणाली? उसके ये 5 लक्षण हैं। 5 लक्षण है। मैंने भारतीय संविधान की विशेषता वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था, वहां पर भी इस बात को बताया था। ठीक है, और यहां पर भी एक बार और देखते हैं कि 5 लक्षण है संघीय होने के। 5 लक्षण है संघीय होने के। क्या? कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी संविधान ही सब कुछ होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। राज्य या देश के सभी कार्य संविधान के रूप होने चाहिए। दूसरी बात, संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान लिखित होना चाहिए। तीसरी बात, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संघीय प्रणाली में यही होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। संविधान का लचीलापन व कठोरता, ठीक, ध्यान रखिए, लचीलापन व कठोरता किस संबंध में? संशोधन के लिए। यानी यदि संविधान में संशोधन करना हो तो उसकी जो प्रक्रिया है वो संविधान में लिखित होनी चाहिए। तो इस बात को कठोरता माना जाता है और कुछ प्रावधानों को आसानी से भी संशोधन किया जा सके, ऐसे भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं संविधान के लचीलापन और कठोरता। संविधान का लचीलापन और कठोरता। और 5वां, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अगर ये 5 लक्षण किसी भी संविधान में या किसी भी देश में है तो उसे संघीय प्रणाली वाला देश कहा जाएगा। जैसा कि अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई और आप जान लें कि भारत के संबंध में भी ये पांचों लक्षण धारण किए हुए हैं। ये पांचों लक्षण धारण किए हुए हैं। लेकिन अब एक बात और जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोइडस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। तो अमेरिका में जो फेडरलिज्म आया उसमें जो राज्य हैं वहां के, उनका एक संधि हुई है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। लेकिन भारत में जब संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, भारतीय संविधान में जो संघ शब्द का प्रयोग किया गया, उसका अंग्रेजी मतलब यूनियन रखा गया है। उसका अंग्रेजी मतलब यूनियन रखा गया है, फेडरलिज्म नहीं रखा गया, फेडरल नहीं रखा गया है। ठीक, क्योंकि भारत का निर्माण किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। भारत का निर्माण किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। ये फेडरल तो है, हिंदी में संघ तो है, संघीय तो है, लेकिन अंग्रेजी का फेडरल नहीं है, यूनियन है। अंग्रेजी का यूनियन है। ठीक, तो भारतीय अनुच्छेद 1, भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया
दैट इज भारत शैल बी यूनियन। देखिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका अर्थ है कि राज्यों यानी प्रदेश को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत में जो राज्य हैं, जो प्रदेश हैं, उनको भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। एक बार जो है वो प्रवेश कर सकता है पर उससे निकलने का अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बहुत ही उत्कृष्ट योग्यता का परिचय देते हुए यूनियन शब्द का प्रयोग किया, ना कि फेडरल शब्द का प्रयोग किया। ठीक, तो ये बात आप समझ गए कि संघी क्या है, फेडरलिज्म क्या है। इन 5 लक्षणों से जो युक्त है वो फेडरलिज्म यानी संघी कहेगा। लेकिन भारत के साथ एक स्पेशल कंडीशन है कि वहां पर फेडरल शब्द के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया और राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं। एक बात और ध्यान दे दें, योग है। पहले इस बात को ध्यान देते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम 1935, भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा से लिया गया है। 1935 में व्यवस्था बनाई गई थी, उसी को लिया गया। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं, खैर इसको जाने देते हैं, पहले इसी को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसका स्वरूप अमेरिका की तरह न होकर कनाडा से मिलता है। ठीक है, कनाडा से मिलता है, यानी हमारे यहाँ संघ तो है पर वो अमेरिका की तरह नहीं है। हमारा जो संघ है वो अपने ही फॉर्म में कहीं ना कहीं कनाडा के संघीय प्रणाली से मिलता है। ठीक है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बात और कही है, इस बात पर गौर करिए कि भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार परिसंघात्मक और एकात्मक दोनों रूप धारण करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बात कही है कि भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार परिसंघात्मक और एकात्मक दोनों रूप धारण करता है। कैसे? पहले तो भारत के संबंध में एक बार परिसंघ को और देख लेते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, हाँ, आर्टिकल 246 के माध्यम से संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के माध्यम से राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, इसका सूचियों के विषय का वर्णन 7वीं अनुसूची में दे रखा है। ठीक, अच्छा, ये बात हो गई। संविधान का लचीलापन व कठोरता संशोधन के संबंध में, हाँ, भारतीय संविधान में ही वर्णित है कि संविधान में संशोधन की रीति क्या होगी। तो संविधान में कठोरता भी है और लचीलापन भी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका अन्य कार्यपालिका और विधायिका से पृथक है, कार्यपालिका और विधायिका से पृथक है। तो भारतीय संविधान में ये संघीय लक्षण तो हैं, साथ ही एकात्मक लक्षण भी हैं। एकात्मक लक्षण कैसे? कि जब आपातकाल जब लगता है तो केंद्र सरकार है वह राज्य सूची के विषय के कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती। इमरजेंसी के दौरान केंद्र जो है राज्य सरकार की सूची के विषय में से भी कानून बना सकती है। साथ ही भारतीय संविधान ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है। भारतीय संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया। यही चीज कनाडा में भी है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की स्थापना कनाडा में की गई है और भारत में भी सशक्त केंद्र के साथ, एक शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राज्यों का कोई रोल नहीं होता उसमें। और इंडिया से भारत की अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अच्छा, इस बात को ध्यान रखिए, ये
परिसंघ और एकात्मक, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए भारतीय संविधान की विशेषता का वीडियो आप एक बार जरूर देखें। मैंने वहां पर इस बात को बहुत ही और अच्छे से और विस्तार से समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर थोड़े से कम चीज़ों में ही इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। तो भारतीय संविधान का परिसंघात्मक और एकात्मक रूप दोनों धारण किए हुए, ये दोनों का सम्मिलित रूप ही भारतीय संघीय प्रणाली की स्थापना करता है। दोनों का सम्मिलित रूप ही भारतीय संघीय प्रणाली की स्थापना करता है। ये बात हो गई यहाँ तक। तो ये था भारत का संघीय प्रणाली जो किस प्रकार से दे रखी है, यानी संघात्मक भी है और एकात्मक, दोनों लक्षण का समन्वय मिलाकर एकमात्र संविधान है भारत का। एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां के संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली को इस रूप में रखा गया है। ठीक, ये बात हो गई संघीय प्रणाली के संबंध में। और अगला बात करते हैं संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर हम बात करें तो नामों की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर ये हैं किस तरह से बने, कैसे शुरुआत कैसे हुई, इस पर एक नजर डालते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इस बात को तो कहता ही है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। साथ ही ये भी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। यानी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, उसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट दे रखी, नाम दे रखी, वो कब गठित हुए, ये सब चीज वहां पर दे रखी है। तो पहली अनुसूची में जो नाम राज्य के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्णित होंगे वो सब भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे। साथ ही अर्जित क्षेत्र यानी भविष्य में हम कोई क्षेत्र अर्जित कर ले, हमने दमन और दीव पुर्तगालियों से लिया, ठीक है। सिक्किम भारत का अंग बना, पहले वो भारत के अंग नहीं थे, ठीक है। तो उनको बाद में क्या किया गया, भारत में शामिल किया गया, तो अर्जित क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। इस तरह से भारतीय राज्य का गठन हो जाता है, ठीक। अब इन राज्य जो बन गए हैं, इन राज्यों के बनने के अंदर की जो प्रक्रिया है, जो राज्य है ना अलग अलग, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या हुआ? जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो वर्तमान प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो अंतरिम सरकार, कोई भी संविधान तो बना नहीं था, इसलिए अंतरिम सरकार के रूप में भारत का शासन संविधान सभा ही चलाती थी अंतरिम सरकार के रूप में। उस समय एस के दर आयोग का गठन किया गया 1947 में कि वह राज्यों के संबंध में संस्तुति दे कि आखिर इनका गठन कैसे किया जाए। एस के दर आयोग ने सिफारिश की, क्या सिफारिशें की कि प्रशासनिक इस दृष्टि से देखते हुए राज्यों का गठन करना चाहिए, भाषाई आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। इस सिफारिश जो एस के दर आयोग की सिफारिश थी, उसकी समीक्षा करने के लिए एक और समिति का गठन हुआ, जेवीपी समिति का गठन 1948 में किया गया। ये जेवीपी कौन है? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों की समिति ने मिलकर एस के दर आयोग समिति की जो सिफारिशें थी उसकी समीक्षा की और साथ ही कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं माना जाएगा, प्रशासनिक दृष्टि से ही राज्यों का गठन किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का गठन होगा। जब ये बात जन सामान्य में फैली तो तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता श्री रामलू का आमरण अनशन के दौरान निधन हो गया। इस निधन से सरकार पर बहुत दबाव पड़ा और फिर सरकार ने क्या किया, फजल अली आयोग 1955 में गठित किया। इन्होंने जो सिफारिशें दी, एक मिनट, यहाँ पर ये 55 नहीं होगा, 53 होगा, 1953 में गठित की और राज्य पुनर्गठन, इन फजल अली आयोग की सिफारिशों पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ठीक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके अनुसार राज्यों के गठन का प्रावधान बना दिया गया। और जब यह अधिनियम पारित हो गया तो सबसे पहला राज्य तेलुगु भाषी राज्य आंध्र
आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, दूसरा केरल, तीसरा मैसूर जो वर्तमान में तमिलनाडु है उस समय मैसूर के नाम से राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, ठीक, 1973 में। तो ये तो की शुरुआत की बात हो गई कि संघ और राज्यों के संबंध में जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण जो हुआ वो उसकी एक लिस्ट है, उसको आप गूगल से भी देख सकते हैं, बाकी हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे पूरा एक फॉर्म में, ठीक है, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी हम पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अब बात करते हैं वर्तमान जो जल्दी रिसेंटली पिछले कुछ समय में जो संशोधन के माध्यम से जो नए राज्य गठित हुए या बने उनकी बात करते हैं, ठीक है। सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में स्थापित हुए। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश को काटकर, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश को काटकर और झारखंड बिहार को काटकर ये 3 राज्यों का निर्माण हुआ। साथ ही आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना का निर्माण हुआ 2 साल पहले। और एकदम ताजा खबर बताते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में एक संशोधन और हुआ कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेषाधिकार भारतीय संविधान की धारा 370 के माध्यम से जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया, किसमें बांट दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख का जो मेल है वो सिर्फ उसमें 2 ही जिले हैं, 2 ही जिले, खुद लद्दाख और दूसरा करगिल, ये 2 जिले मिलाकर पूरे लद्दाख का निर्माण करते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। अच्छा, ये देखिए श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित राज्य बन गया तो उसके पहले उपराज्यपाल हैं, प्रथम उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के श्री गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के श्री राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं। इस प्रकार देखिए तो 28 राज्यों का निर्माण हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हट गया तो वहां से 29 की बजाय 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे अब 8 हो गए। कैसे, अभी बताता हूं, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़े तो 9 क्यों नहीं हुआ, 8 ही क्यों हुए? हुआ ये कि इसी समय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद ही एक नया अधिनियम और पारित किया गया जिसके माध्यम से दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एक यूनिट मान लिया गया है, उनके प्रशासन को एक यूनिट मान लिया गया। पहले दो प्रशासन थे, दादरा और नगर हवेली अलग, दमन और दीव अलग, पर वर्तमान में इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर लिया गया है। इस प्रकार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंग हैं और भारत का निर्माण करते हैं। तो ये बातें थी। भारतीय संघीय प्रणाली कहाँ से ली, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तविक संघ शब्द का क्या अर्थ है, उसके अंदर क्या शामिल है और भारत के संबंध में जो अपनाया गया है उसका क्या अर्थ है और किस रूप में हमने स्वीकार किया। साथ ही संघ और केंद्र शासित प्रदेश आखिर उनका गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से आए और इनके कुछ महत्वपूर्ण नाम और रिसेंट में तत्काल में जो संशोधन के माध्यम से नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ है उसको शामिल किया गया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये 2 टॉपिक। अगला वीडियो जो केंद्र राज्यों के संबंध में है वो भी आज या कल में ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स बताइए, हमारी कमियों को बताइए कि सर ये चीज़ ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए, आप जितना अधिक हमारे वीडियो चैनल को देखें उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने आपके सिलेबस को वीडियो हम लोग प्रगति अकादमी लेकर आएगी। साथ ही क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लोग वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आंसर सीरीज भी रखेंगे। पॉसिबल है टेलीग्राम या और अन्य के माध्यम से भी आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू।